हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण अमेरिका इन्वॉल्व हो गया अफगानिस्तान में और 20 साल तक इन्वॉल्व रहा अफगानिस्तान में और अभी पुल आउट कर रहा है। पुल आउट करने के पीछे तो बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि 20 साल का फटीग है, वार में जो रिसोर्सेज जाते हैं वो है, मैन का लॉसेज है, मनी का लॉसेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लस अपने जो उनके सिटीजन हैं, अमेरिकन सिटीजन्स, उनका प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है, बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण कि अमेरिका को अफगानिस्तान से पुल आउट करना पड़ रहा है। लेकिन वो इन्वॉल्व हुआ ही क्यों एट फर्स्ट प्लेस? तो इसके पीछे एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, बहुत सारे कारण हैं जिसके चलते कि अमेरिका यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया था अफगानिस्तान में। तो इन सब चीज़ों को डिटेल्ड में देखेंगे। ये वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर अभी इस साल अमेरिका पुल आउट कर रहा है, तो मे बी पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और हम लोग देख रहे हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं सिर्फ विद्यानंद सिंह। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो अलकायदा है, अलकायदा इफेक्ट सबसे बड़ा इफेक्ट था जिसके कारण कि यहाँ पर अमेरिका इन्वॉल्व हो गया अफगानिस्तान में। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि ये जो टिपिंग पॉइंट था अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट का, वो था 11 सितंबर 2001 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक। ये एक बहुत ही बड़ा अटैक था, मतलब कि पिछले दशक का देखा जाए तो सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था अमेरिका पे। और यहाँ पर इसके कारण मास मर्डर हुआ, मतलब कि 2977 लोग मारे गए सिर्फ एक अटैक में। यहाँ पर 4 पैसेंजर प्लेन्स को हाईजैक किया गया डिफरेंट एयरपोर्ट से, और उसके बाद लाकर यहाँ पर आप जो वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह से जो ट्विन टावर था उसमें इन सारे प्लेन्स को घुसा दिया गया। और उसके कारण यहाँ पर जो दोनों ट्विन टावर के जो बिल्डिंग थी वो गिर गई। और इसमें जितने भी लोग उस समय मौजूद थे या इसके आसपास बहुत सारे लोग जो मौजूद थे वो सब मारे गए। तो यहाँ पर ये जो कैटास्ट्रॉफी हुई, इससे अमेरिका बहुत ही आक्रोशित हो गया और उसे इस चीज के लिए अब रिप्लाई करना था। और इसके लिए सबसे बड़ा जो कल्प्रिट था, सबसे बड़ा जो गुनहगार था, वो था ओसामा बिन लादेन। और अब इन्हें ये चीज पता थी कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में है, तो यहाँ पर ये लोग अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया इन्होंने। और ये वार अगेंस्ट अफगानिस्तान इन्होंने जब डिक्लेयर किया 7 अक्टूबर 2001 को, तो इसका नाम इन्होंने रखा ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम। तो ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम इन्होंने ये नाम क्यों दिया, इसके पीछे कारण ये है कि वहां पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तालिबान, उस समय उसका राज चल रहा था और उन्होंने ही सेफ हेवन प्रोवाइड कर रखा था अल कायदा को और उनके बहुत सारे एफिलिएटेड ग्रुप्स को। वहाँ पर बड़ी बड़ी टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स चल रही थी, वहीं से सारे डिसीजंस होते थे उनके, मतलब कि पूरा हेडक्वार्टर टाइप का चल रहा था जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे अल कायदा के या उसके एफिलिएटेड। तो इसके कारण इन्होंने अफगानिस्तान पे ही वार डिक्लेयर करना सही समझा, क्योंकि जो इनका हॉटस्पॉट है, जो सेफ हेवन है, वहीं पे अगर डायरेक्ट अटैक किया जाए तो इनकी पूरी कमर टूट जाएगी। ये सोचकर अमेरिका ने 7 अक्टूबर को ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम लॉन्च कर दिया। और इसके पीछे जो प्राइम मोटिव इनका था कि जो बिन लादेन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तालिबान के लोग, जो कि वहां पर अफगानिस्तान में पावर में है, जो वहां की गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो उन्हें पावर से हटा देना, ओवरथ्रो कर देना और वहां पर डेमोक्रेसी लानी है। तो इस चीज के लिए उन्होंने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। बेसिकली उनके फोकस में था तालिबान और अल कायदा के जितने भी टेररिस्ट हैं। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पर अटैक किया और टिपिंग पॉइंट यही था 11 सितंबर का अटैक। लेकिन ऐसा नहीं है कि 11 सितंबर 2001 का अटैक एक लोन अटैक था, पहला अटैक था और आखिरी अटैक था। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स पे अलकायदा ने बहुत बार पहले भी हमले किए, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा मौतें नहीं हुई, कैजुअल्टी नहीं हुई, इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ कि सीधा उन्होंने
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा दिया हो, इतनी बड़ी डैमेज नहीं कर पाए थे। इसके कारण वो लोग भी उतनी बड़ी इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे कि ऑल टुगेदर किसी एक कंट्री पे हमला ही कर दिया जाए। लेकिन जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन्होंने गिरा दिया तो ये एक टिपिंग पॉइंट हो गया, मतलब कि इसके बाद इनका पेशेंस लूज हो गया यूनाइटेड स्टेट्स का और नेटो का, और सारे लोगों ने, नेटो ने और यूनाइटेड स्टेट्स ने कलेक्टिवली यहाँ पर अटैक कर दिया। वैसे भी नेटो का सीधा जो लिखा हुआ है उनके चार्टर में कि नेटो मेंबर्स के किसी भी एक कंट्री पे अटैक उन सारे पे अटैक समझा जाएगा। तो वही फाउंडेशन लेते हुए, उसी बात को ध्यान में रखते हुए सारे नेटो मेंबर्स ने अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए कि अफगानिस्तान में ऐसा नहीं है कि अटैक हुआ तो उसके पहले अफगानिस्तान की परिस्थिति तालिबान के अंडर में बहुत अच्छी थी या क्या चल रहा था, उन सब चीज़ों पे ध्यान अगर देते हैं तो यहाँ पर 1978 के पहले यहाँ पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट चल रही थी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कम्युनिस्ट ग्रुप्स एक्टिव थे अफगानिस्तान में, क्योंकि जानते हैं तजाकिस्तान के तक वहाँ पर कम्युनिस्ट का राज था, यूएसएसआर सोवियत यूनियन का राज था, और ये लोग कम्युनिज्म को फैला रहे थे। ये कोल्ड वार एरा था, और वहाँ पर अफगानिस्तान में भी इन्होंने बहुत सारे कम्युनिस्ट ग्रुप्स डेवलप कर रखे थे, और जिनको कि सारा फैसिलिटीज़ जो रिसोर्सेज वगैरह थी प्रोवाइड होती थी सोवियत यूनियन से। और उसी के कारण यहाँ पर 1978 में अफगानिस्तान में कू हो गया, तख्ता पलट हो गया, और यहाँ पर जो कम्युनिस्ट लोग थे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने तख्ता पलट कर दिया और सरकार बना ली वहाँ पर। अब ये जो सरकार बनी तो 1979 में यहाँ पे क्या हुआ कि आर्म्ड रिबेलियन हो गया अप्रैल में, और ये जो आर्म्ड रिबेलियन हुआ उसके कारण यहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो गया, और यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, यहाँ पर इंटरनल राइवलरी चालू हो गई पावर के लिए। प्लस क्या है कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हुई, जो आर्म्ड रिबेलियन चालू हुआ, ये आर्म्ड रिबेलियन चालू होने के पीछे कारण ये था कि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई वो आते के साथ बहुत सारे रेडिकल चेंजेस कर रही थी, जो कि यहाँ की आम जनता में, आम जनता ऑर्थोडॉक्स टाइप जनता थी, वहाँ पर पुरानी विचारधारा चलती थी, धार्मिक लोग थे, लेकिन ये लोग जो रेडिकल चेंजेस कर रहे थे खान पान में, पहनावे में, औरतों को दिए जाने छूट में, और बहुत सारी चीज़ों में, एजुकेशन को लेकर सारी चीज़ों में जो बदलाव लाए जा रहे थे, उससे ये लोग जो आम जनता थी इत्तेफाक नहीं रखती थी, और उसी के कारण यहाँ पर जो कबीलाई लोग थे वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवेलिएट कर गए, और ये जो रिवेलिएशन था आम जनता में सरकार से ज़्यादा पॉपुलर रिबेल्स ग्रुप हो गए, और उसी के कारण यहाँ पर इंटरनल फैक्शंस हो गए जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसी में। तो यहाँ पर उस समय जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर थे नूर मोहम्मद तारिकी, इनका असैसिनेशन हो गया, और इनका असैसिनेशन करवा दिया इन्हीं के जो सेकंड इन कमांड थे, इन्हीं के जो जस्ट जूनियर थे हफीजुल्लाह अमीन ने। और ये जो असैसिनेशन हुआ और उसके बाद ये हफीजुल्लाह अमीन जो है वहाँ पर प्रेसिडेंट बन गए, सरकार बना ली उन्होंने, रिबेल्स को साइड मिलकर इन्होंने वहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हुई और तख्ता पलट कर दिया फिर से। तो ये चीज़ें हुई अप्रैल 1979 के बाद, और यहाँ पर इस चीज़ से जो सोवियत यूनियन है वो बहुत ज़्यादा खफा हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि जिस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसे उन्होंने खड़ा किया, और वहाँ पर इंटरनल राइवलरी के कारण उनका खुद का कंट्रोल वहाँ पर छूटा जा रहा था, क्योंकि नूर मोहम्मद पूरी तरह से साइडलाइन थे सोवियत यूनियन की तरफ, और हफीजुल्लाह अमीन साइडलाइन कर गए राइवल्स ग्रुप की तरफ जो रिबेलियंस थे उनकी तरफ, और उसके कारण यहाँ पर फिर से तख्ता पलट हो गया, और उसके कारण यहाँ पर सोवियत यूनियन अपनी जो कंट्रोल थी वो लूज कर रही थी। तो इसी चीज़ को देखते हुए सोवियत आर्मी एंटर कर गई अफगानिस्तान में, और 24 दिसंबर 1979 को ये पहुँच गए काबुल, और काबुल में इन्होंने फिर से तख्ता पलट करवा दिया, और यहाँ पर हफीजुल्लाह अमीन को यहाँ से हटा दिया, और उसके जगह पे इन्होंने बर्बाद करमाल को इन्हें फिर से प्रेसिडेंट बनाया। ये भी
इसी पार्टी के ही लीडर थे, लेकिन ये कुछ न्यूट्रल टाइप थे, लेकिन ज़्यादातर साइडलाइन थे ये सोवियत यूनियन की तरफ। लेकिन अपनी मौत से बचने के लिए ये थोड़े बहुत मिलजुल कर चल रहे थे हफीजुल्लाह अमीन के साथ। और यहाँ पर जैसे ही फिर से सोवियत यूनियन ने इन्वेशन किया 1979 दिसंबर में अफगानिस्तान का, तो इन्हें फिर से इन्होंने बना दिया प्रेसिडेंट, और फिर से वही सारी चीज़ें चालू हो गई और रिबेल्स ग्रुप भी फिर से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। और इस ऑपरेशन को सोवियत यूनियन ने नाम दिया ऑपरेशन स्टॉर्म 333। और यहाँ पर सोवियत का एम्बिट बढ़ते हुए, सोवियत का वर्चस्व, उसका फैलाव बढ़ते हुए देखकर जो कम्युनिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट का ये जो सिचुएशन था ये हो गया शुरू। और इसी चीज के लेकर कि सोवियत यूनियन धीरे धीरे और बढ़ता न चला जाए, इस कोल्ड वार एरा में एक प्रॉक्सी वार चालू हो गई। और इस प्रॉक्सी वार में क्या हुआ कि अमेरिका और जो बाकी के जो कैपिटलिस्ट नेशंस थे उन लोगों ने चालू कर दिया सपोर्ट करना जो रिबेल ग्रुप्स थे उनको। और उसमें कौन कौन से थे जो रिबेल ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे थे? उसमें थे यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरबिया, चाइना और यूनाइटेड किंगडम। ये तो प्राइमरीली थे जो कि मतलब खुले तौर पर नजर आ रहे थे। और इसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज थे जो कि रिबेल ग्रुप्स को अफगानिस्तान में सपोर्ट कर रहे थे। और ये सोवियत अफगान वार जो रिबेल्स के बीच में और सोवियत यूनियन के बीच में, सोवियत यूनियन तो उसमें प्रॉक्सी वार लड़ रही थी, जो मेनली वहाँ की अफगान गवर्नमेंट थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, बारबाग करमाल की, उनकी गवर्नमेंट और रिबेल्स के बीच में ये वॉर चली लगभग 10 साल, 1979 से 1989 तक। और ये वॉर सोवियत अफगान वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो अफगान गवर्नमेंट थी उस समय वो साइडेड थी सोवियत यूनियन के तरफ, और इधर से यहाँ पर जो अफगान रिबेल्स थे वो लड़ रहे थे, मेनली तालिबान ग्रुप। तो यहाँ पर ये कम्युनिस्ट अफगान गवर्नमेंट को सोवियत यूनियन ने खुले तौर पे सपोर्ट किया और ये प्रॉक्सी वार चला जा रहा था। इसी बीच में यहाँ पर अब सीन में आता है ओरिजिन ऑफ अल-कायदा। तो यहाँ पे अल-कायदा ऐसा नहीं है कि 1979 में एक झटके में वहीं पर खड़ा हो गया और वहाँ पर बनकर तैयार हो गया। अल-कायदा का ये फॉर्मरी स्टेट था, यहाँ पर धीरे धीरे बनने की शुरुआत हुई। और यहाँ पर जो रिबेल ग्रुप्स थे तालिबान और बाकी के जो रिबेल ग्रुप्स अफगानिस्तान के, उससे सऊदी अरबियन सिटीजन यानी कि ओसामा बिन लादेन 17th चाइल्ड ऑफ अ कंस्ट्रक्शन मैग्नेट, तो इसके फादर जो थे मिलियनर थे, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में थे, कंस्ट्रक्शन मैग्नेट थे, और ये उनके 17th चाइल्ड ओसामा बिन लादेन जो था 17वां बच्चा था अपने 52 भाई बहनों में। और वहां पर ओसामा बिन लादेन ने सपोर्ट करना चालू किया रिबेल्स को, जिसको कि इसने कहा मुजाहिदीन, यानी कि ये जिहाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये सोवियत यूनियन जो उनके सोसाइटी में उनके रिलीजन के अगेंस्ट जो डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी ये जो कह रहे हैं उसके सपोर्ट करके वहाँ पर बदलाव लाना चाह रही है जो कि उनके शरिया लॉ के अगेंस्ट है। तो इस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी चीज के लिए ओसामा बिन लादेन ने इन लोगों को पैसे से, हथियार से और लड़ाकों से, तीनों चीज से सपोर्ट करना चालू कर दिया। और ओसामा बिन लादेन पैसे मैनेज करने में, मतलब कि फंड रेज करने में बहुत ही तेज तरह का आदमी था। और इसी के कारण वहां पर वो पैसे अगर आ गए हैं तो वेपन्स खरीदना भी कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद वहां पर लड़ाके भी वो रिक्रूट करने में और तैयार करने में माहिर था। तो इन सब चीज़ों से इसने लड़ाकों को वहाँ पर रिबेल ग्रुप को, तालिबान को सपोर्ट करना चालू किया। और वहाँ पर ये डायरेक्टली उस समय तक इन्वॉल्व नहीं हुआ अफगानिस्तान में, इसकी इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में बाद में आती है। और इसका ओसामा बिन लादेन का जो मतलब गुरु था, मेंटोर था, वो था एक फिलिस्तीनी अब्दुल्ला आजम। ये बहुत ही स्कॉलरली आदमी था, प्रीचर था, मतलब कि धार्मिक भाषण देता था और लोगों को मोटिवेट करने में और उनको अपने तरफ करने में और अपने हिसाब से चलाने में बहुत ही तेज तड़ाक आदमी था। तो इसने मेंटर किया बिन लादेन को और बिन लादेन इसका बहुत ही बड़ा भक्त हो गया और दोनों ने मिलकर एक बहुत ही लार्ज फाइनेंशियल नेटवर्क बना लिया।
और ये लार्ज फाइनेंशियल नेटवर्क पूरा वर्ल्ड वाइड फैला हुआ था। जो भी इनके सिंपैथाइजर थे, जो भी मुस्लिम नेशन के सिंपैथाइजर थे, वो लोग इन्हें खुलकर दान देने लगे। बहुत ज़्यादा पैसा इनफ्लो होने लगा इनके ऑर्गेनाइजेशन में, और इसे ये लोग उस समय यूज कर रहे थे अफगान वार में। तो यहाँ पर ये चीजें शुरू हुई। उसके बाद क्या हुआ कि जब सोवियत यूनियन 1989 में 1989 में अफगानिस्तान से विड्रॉ कर गया, तो उसके बाद यहाँ पर इनका जो फर्स्ट मोटिव था कि अफगान से हम लोगों को सोवियत यूनियन को भगा देना है, ये मोटिव तो फुलफिल हो गया। और उस समय तक इनके पास एक गाइडर भी था, एक मतलब कि डायरेक्शन था, क्योंकि इन्हें फंडिंग उस समय और हेल्प यूनाइटेड स्टेट्स से, यूके से, पाकिस्तान से, ईरान से, सऊदी अरबिया से, इन सब जगह से भी सह मिल रही थी, सपोर्ट मिल रहा था, फंड मिल रहे थे, हथियार मिल रहे थे, क्योंकि ये कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म की प्रॉक्सी वार चल रही थी। तो वहाँ पर इन लोगों को उस समय तक तो एक डायरेक्शन था कि हमें क्या करना है, कहाँ से पैसे आएंगे, क्यों पैसे मिलेंगे और कहाँ इसे लगाना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है। लेकिन जैसे ही सोवियत यूनियन ने विड्रॉ किया 1989 में, उसके बाद ये एक तरह से बेरोजगार हो गए। अब बेरोजगार हो गए तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी के जो कंट्रीज इनको सपोर्ट कर रहे थे, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है, चाहे किसी के लिए भी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए खड़ा किया है और अगर वो बहुत मजबूत हो गया तो उसे डिसॉल्व करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। और अगर वो रोग चला गया, वो आपके ही अगेंस्ट में खड़ा हो गया, तो वो आप ही के लिए मुसीबत बन जाएगा, भस्मासुर बन जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर हुई। उसामा बिन लादेन को इन्होंने बनाया तो सही सोवियत यूनियन के अगेंस्ट लड़ने के लिए, लेकिन सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान से डिपार्चर के बाद यहाँ पर इनको फिर सोवियत यूनियन के जाने के बाद लादेन को कंट्रोल करना और उसे हैंडल करना मुश्किल हो गया। और जब उन्होंने कंट्रोल करना चालू किया तो उन्होंने देखा क्या कि लादेन ने घोषित कर दिया है जिहाद, और ये भी क्या कह रहा है कि वो जिहाद को ग्लोबल बनाएगा। ग्लोबल एरिना पे मुस्लिम्स के अगेंस्ट में जहाँ पर भी अत्याचार हो रहा है, जहाँ पर भी मुस्लिम धर्म को ठीक से फॉलो नहीं किया जा रहा है, वहाँ पर ये लोग जिहाद करेंगे। और ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन गया यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, जो भी कैपिटलिस्ट ब्लॉक हैं सबके लिए। तो यहाँ पर देखिए 1989 में लादेन जो है वो ग्रुप का लीडर बन गया, और इसके लीडर बनने के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। यहाँ पर क्या हुआ कि इसके जो मेंटर थे अंजाम, किनका कहना था, अजाम का कहना था कि अफगानिस्तान में हम लोग इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, अफगानिस्तान को ही हम लोग देख रेख करेंगे, हमें बाकी की फालतू की चीज़ों से मतलब नहीं है। लेकिन लादेन का कहना था क्या कि हम लोग बनाएंगे ग्लोबल जिहाद का नेटवर्क, जिहाद को हमें ग्लोबल ले जाना है। और यहीं पर दोनों के बीच में मतभेद हुआ, और मतभेद के बाद 1989 में ही कार बॉम्ब अटैक में अजाम की मौत हो गई। और ये मौत क्यों हुई होगी, कैसे हुई होगी, ये सब लोग खुद ही एनालाइज कर सकते हैं कि अगर लादेन के अगेंस्ट में अजाम गया, उसी का गुरु गया, और उसके बाद तुरंत उसकी मौत हो जाती है कार बॉम्ब अटैक में, तो किसने उड़ाया, क्यों उड़ाया, सब समझ में आता है। तो यहाँ पर एक तरह से ये चीज़ हो गई थी कि अलकायदा एक तरह से एक इंडस्ट्री बन गई थी। वहाँ पर उन्हें पैसा तभी मिलता जब वो एक्टिव रहते, जिहादी एक्टिविटी करते रहते, तभी उनके पास फंड आने वाले थे। और यहाँ पर अगर ये लोग अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में, अफगानिस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने के चीज़ों में लग जाते, तो उनको कोई पैसा देने वाला नहीं था। और यही चीज़ यहाँ पर हुई जिसके कारण मतभेद हो गया उसामा बिन लादेन और अजाम के बीच में। और फिर जब लादेन ने उड़ा दिया अजाम को, उसके बाद इसने शुरू किया ग्लोबल जिहाद। और उसके कारण क्या हुआ कि ये जो अटैक वगैरह है यूनाइटेड स्टेट्स के एस्टेब्लिशमेंट में और बाकी चीज़ों में यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट बोलना, और ये सारी चीज़ें गल्फ वार के समय से ही शुरू हो गई। जब गल्फ वार शुरू हुआ 1991 में,
तो ये जो लोग थे ये लोग इराक के तरफ साइड हो गए, क्योंकि कुवैत से इन्हें ज़्यादा इत्तेफाक था नहीं। कुवैत की जो ऑयल कंपनीज थी वहाँ पर बहुत बड़ा स्टेक था यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके एस्टेब्लिशमेंट थे, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी कुवैत की उसके कोर्डियल रिलेशंस थे यूनाइटेड स्टेट्स से। और इसी के कारण इराक ने जब हमला किया तो ये जो अलकायदा के ग्रुप थे, इसके एफिलिएटेड ग्रुप्स थे, जो रिबेल्स थे, ये सारे लोग साइड हो गए इराक की तरफ। और गल्फ वार के समय यहाँ पर जो चीज़ें हुई उसके कारण यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रेशर बनाना चालू किया। ये चीज़ क्या क्या हुई थी ये सारा सीक्वेंस हम लोग आगे देखेंगे। तो प्रेशर बनाना चालू किया सऊदी अरबिया पे यूनाइटेड स्टेट्स ने, और यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेशर में आके सऊदी अरबिया की सरकार ने सबसे पहले तो क्या किया कि निकाल दिया देश से उसामा बिन लादेन को। तो उसामा बिन लादेन पहुंच गया अफगानिस्तान। फिर अफगानिस्तान में वो पहले से था भी, लेकिन जब वहां पर भी उसे चैन नहीं मिला तो सऊदी अरबिया ने ऑल टुगेदर लादेन की सिटीजनशिप ही 1994 में ख़त्म कर दी। और यहाँ पर जब ये 94 में इसकी सिटीजनशिप ख़त्म की तो फिर इसे डर लगा कि अब हम क्या करें भाई, कहाँ जाएं। अफगानिस्तान और जो सऊदी अरबिया है उसके रिलेशन अच्छे थे उस समय तक, तो वहाँ पर से फिर से भाग कर ये पहुँच गया सूडान, और सारा अपना ऑपरेशन से ये शिफ्ट कर दिया सूडान में। और सूडान से ये और हमलावर हो गया। ये देख रहा है कि मतलब जहाँ भी मैं जाता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स चैन से रहने नहीं देता है, कभी मेरी सिटीजनशिप ख़त्म करवा दे रहा है, कभी मुझे देश से निकलवा दे रहा है। तो ये सारी चीज़ों से खफा होकर ये और चिढ़ गया यूनाइटेड स्टेट्स पे, और उसके बाद इसने यूनाइटेड स्टेट्स को नंबर 1 दुश्मन घोषित कर दिया। इसने कहा कि जो एनिमी इन साइट है, जो हमारे सामने सबसे बड़ा दुश्मन है, नंबर 1 दुश्मन है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और यहाँ पर इसके अगेंस्ट इसने जिहाद डिक्लेयर कर दिया। इसने कहा कि अब होली वार होगी यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट में, क्योंकि ये हमारे 2 सबसे पवित्र जगहों पर कब्जा करके बैठा हुआ है। 2 कौन से पवित्र जगह थे? एक तो जेरूसलेम हो गया और दूसरा हो गया मक्का सऊदी अरबिया में। क्योंकि गल्फ वार के बाद यूनाइटेड स्टेट्स की जो आर्मी थी वो सऊदी अरबिया में स्टेशन कर रही थी, वहाँ पर रुकी हुई थी, और उसके कारण वहाँ पर बहुत सारे जो चीज़ें यूनाइटेड स्टेट्स के इन्फ्लुएंस में सऊदी अरबिया शुरू से रहा है, उसी के इन्फ्लुएंस में इसने सऊदी अरबिया ने उसामा बिन लादेन को सिटीजनशिप भी खत से भी निकाल दिया, देश से भी निकाल दिया, ये सारी चीज़ें हुई। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को देखते हुए उसने अमेरिका के ऊपर ही जिहाद घोषित कर दिया और कहा कि जो हमारे 2 सबसे पवित्र जगह हैं, जेरूसलेम का अलग सा मस्जिद और मक्का, यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, इसीलिए ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो यहाँ पे उसने के बाद जिहाद घोषित करने के बाद कंटिन्यूअस अटैक चालू कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स के आर्म फोर्सेस पे, उसके एस्टेब्लिशमेंट पे, उसके इक्विपमेंट्स पे। ये सारी चीज़ें शुरू हुई 1993 में, जब सोमालिया में ऑपरेशन चल रहा था यूनाइटेड स्टेट्स का। सोमालिया में भी बहुत सारे अनरेस्ट रहे हैं, तो 1993 में वहाँ पर एक अनरेस्ट का सिचुएशन था। तो उस समय उसने क्या किया कि मोगादिशु में 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स के इसने उड़ा दिए, और इसे उड़ाने के बाद वहाँ पर इसने क्लियर कट उसे क्लेम भी किया कि हाँ ये हमने किया है। तो ये धीरे धीरे आंखों का कांटा बनने लगा यूनाइटेड स्टेट्स का। प्लस यहाँ पर इसने क्या कि 1993 में, ऐसा नहीं है कि 2001 का जो अटैक था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वो पहला था। ओसामा बिन लादेन ने 1993 में भी एक बार कोशिश की थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाने की। उस समय इसने क्या किया कि एक कार में पूरा बॉम्ब लोड किया और ले जाकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बेसमेंट की पार्किंग में खड़ा कर दिया, और उसके बाद वहाँ पर ये अलकायदा के लोगों ने उसे डिटोनेट कर दिया, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, बहुत नुकसान भी हुआ, लेकिन बिल्डिंग एज इट इज़ रह गई, वो गिरी नहीं। तो यहाँ पर इसे उस समय ये चीज़ समझ में आई कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाया है, पूरी खर्चे किए हैं पैसे अच्छे से, करप्शन कम है यहाँ पे, तो ये बिल्डिंग इतनी आसानी से गिरने वाली नहीं है। फिर उसने क्या किया कि कार में, ये इनका मोडस ऑपरेंडी था, कार में बम भरो
और कहीं पर भी लेकर पहुंच जाओ, कार खड़ी करो और उड़ा दो। और ये आज भी होता है अफगानिस्तान और दूसरे बहुत सारे जगहों पे मिडिल ईस्ट में। तो मेनली यहाँ पर ये सारे अटैक करने के पीछे कारण ये था कि ओसामा बिन लादेन चाहता था कि सऊदी अरबिया जो है, पूरा अरबियन पेनिनजुला जो है और मिडिल ईस्ट का जो रीजन है, जो मुस्लिम वर्ल्ड है, वहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स की पूरी आर्मी पुल आउट कर जाए, निकल जाए। ये हमारा होली लैंड है, ये इस्लामिक रीजन है और यहाँ पर जो कैपिटलिस्ट हैं, जो मॉडर्नाइजेशन चाहते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी के चक्कर में इसने 1995 में जो सऊदी अरबिया में गल्फ वार के बाद जो आर्म फोर्सेस स्टेशनड थी यूनाइटेड स्टेट्स की, उनकी मिलिट्री बिल्डिंग को ही उड़ा दिया। फिर से वही कार में बम रखा और वहाँ पर जाकर इसने डेटोनेट करवा दिया इसे बम को और पूरी बिल्डिंग गिर गई। और ये पूरी बिल्डिंग गिरने के बाद यहाँ पर फिर से सूडान पे प्रेशर बनने लगा। अब सूडान पे प्रेशर यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाया, क्योंकि देखिए CIA और जो यूनाइटेड स्टेट्स की बाकी की एजेंसीज जो हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो पता तो क्लियर कट लगा लेती हैं कि किसने किया। हाउएवर यहाँ पर पता करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। जब भी अटैक करता था ओसामा बिन लादेन, छुट्टा बोलता था कि हाँ मैंने उड़ाया, मैंने किया ये। तो यहाँ पर जानकारी ज़्यादा निकालने की जरूरत पड़ती नहीं थी। तो उसके बाद यहाँ पर ये अटैक होने के बाद फिर से यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रेशर बनाया सूडान पे कि ये इसे यहाँ से भगाओ, चाहे हमें अंडर ओवर करो। कि ना, उसे ये डर जरूर था कि हो ना हो हम पे अटैक हो जाए, तो उसने वहाँ से फिर निकाल दिया सूडान से ओसामा बिन लादेन को, और ओसामा बिन लादेन वापस फिर पहुँच गया अफगानिस्तान। उसके बाद 1998 में यहाँ पर जो केनिया और तंजानिया में यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसीज थी, यहाँ पर भी इसने अटैक किया और यहाँ पर भी बहुत सारा नुकसान पहुंचाया और फिर से खुला आकर क्लेम किया कि मैंने किया। फिर जाकर यहाँ पर 2000 में एक सुसाइड बॉम्ब अटैक किया इसने यमन में। यूनाइटेड स्टेट्स का एक डिस्ट्रॉयर शिप खड़ा था USS कोल, और वहाँ पर ये लोग रिफ्यूलिंग और बाकी की चीज़ों की लोडिंग के लिए इन्होंने डॉक किया था यमन के पोर्ट पे। और वहाँ पर अलकायदा ग्रुप ने क्या किया कि एक छोटे से बोट पे दम तलक बढ़िया से अच्छे से वहाँ पर बॉम्ब्स और RDX वगैरह पूरे विस्फोटक लादे और ले जाकर चिपकाकर नज़दीक लगाकर जो डिस्ट्रॉयर शिप था वहाँ पर इसे डेटोनेट कर दिया। और इसके कारण वहाँ पर 40 बाई 40 का होल बन गया इस शिप के बेस में, जिसके कारण कि 17 अमेरिकी सेलर्स जो हैं वो मारे गए और 39 इंजर्ड हुए। तो ये बहुत बड़ा अटैक था और इससे फिर यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ही भड़क गया था। तो कार्रवाई करने की बात उसी समय से चालू हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए 1996 में वहाँ से एक्सपेल्ड कर दिया गया सूडान से फिर से ओसामा बिन लादेन को। और वहाँ पर इसके बाद जो है तो ओसामा बिन लादेन और खफा हो गया कि भाई अफगानिस्तान में थे, वहाँ से भगवा दिया, सऊदी अरबिया से भी तुमने सिटीजनशिप खत्म करवा दी, भगवा दिया, अब सूडान में था वहाँ भी नहीं रहने दे रहे हो। तो इसने फतवा जारी कर दिया और 2 फतवा जारी किए इसने। पहला फतवा 1996 में जारी किया और दूसरा फतवा इसने 1998 में जारी किया, दोनों यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट में। और इसका कहना ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो अप्रोच है वो डबल स्टैंडर्ड है। अब डबल स्टैंडर्ड अप्रोच क्यों है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके पीछे भी कारण है। इसका कहना था कि जब सोवियत यूनियन से लड़ना था 1979 से लेकर 1989 तक, तब तो हम टेररिस्ट नहीं थे, तब तो आप हमें फ्रीडम फाइटर्स कह रहे थे। और जब 1989 के बाद आपके इनजस्टिस के अगेंस्ट में गल्फ वार में आप क्यों इन्वॉल्व हुए थे, किसने बुलाया था, इसका यह कहना था। उसके बाद सऊदी अरबियन पेनिनजुला में आपकी स्टेब्लिशमेंट्स, मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट्स की क्या ज़रूरत है, ये इसका कहना था। फिर इसका कहना था कि हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजन में क्यों इंटरफेयर करते हो, हमें क्यों मॉडर्नाइज करना चाहते हो, तो ये सारा तुम्हारा इंजस्टिस है, हम इसके अगेंस्ट में हैं, ये कहना था ओसामा बिन लादेन का। और यही कहना था कि जब हम तुम्हारे इंजस्टिस के अगेंस्ट में खड़े होते हैं तो तुम कहते हो कि हम टेररिस्ट हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड है। और जब हम अगेंस्ट में खड़े थे सोवियत यूनियन के तो हम फ्रीडम फाइटर्स थे, तब तुम ही सपोर्ट कर रहे थे। तो ये दिक्कत है। उसने फतवा भी ये भी जारी कर दिया कि हम लोग अगेंस्ट में जो है यूनाइटेड स्टेट्स के और UN के और ऐसे ही फोर्सेस के जो भी सरकारें, जो भी ऑर्गेनाइजेशन
ऐसे गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है जो कि इनफिडल गवर्नमेंट है, यानी कि अधार्मिक है, जो धर्म को फॉलो नहीं करता है, जो शरिया कानून को फॉलो नहीं करता है, ऐसी सरकारों को जो भी सपोर्ट करेगा, जैसे कि इजराइल की सरकार हो गई, सऊदी अरबिया की सरकार हो गई, इजिप्ट की सरकार हो गई, तो ये सारे जो आप देख रहे हैं ये गवर्नमेंट्स जो है क्लोज एलाइज हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। और यहाँ पर देखेंगे कि इजराइल में अलग सा मस्जिद का इशू है, सऊदी अरबिया में देखेंगे मक्का का इशू है, वहाँ पर यूएस की आर्मी स्टेशन है, इजिप्ट कंप्लीटली देखते हैं कि मॉडर्नाइज्ड हो गई थी धीरे धीरे, प्लस यहाँ पर क्या है कि इजराइल के साथ इनके कोर्डियल रिलेशन हो गए थे। तो इन सब चीज़ों के कारण उस समय इसने घोषित किया कि ये गवर्नमेंट अधार्मिक है, धर्म को फॉलो नहीं करती है, शरिया लॉ को फॉलो नहीं करती, इनफिडल गवर्नमेंट है, और इसीलिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या कंट्रीज, यूएस चाहे यूएन चाहे और भी कोई, जो ऐसी सरकारों को सपोर्ट करेगी इस्लामिक वर्ल्ड की, हम उनके अगेंस्ट में हैं और हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। दूसरी चीज इसने क्या कहा कि जब गल्फ वार खत्म हुआ उसके बाद अलकायदा का कहना था कि जो हमारे लड़ाके थे उसे आपने यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया, कन्विक्ट किया, प्रीवियसली इम्प्रिजनमेंट किया, और उसके बाद बहुत सारे लोगों को मार भी दिया। तो इसका कहना ये था कि जो गल्फ वार हुआ उसमें आपकी क्या अथॉरिटी थी, पहली तो इन्वॉल्वमेंट गलत थी क्योंकि ये इस्लामिक वर्ल्ड का मैटर था। दूसरी चीज उसके बाद भी जो हमारे लड़ाके वहां पर इन्वॉल्व थे गल्फ वार में, उसको तुमने अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार किया, जिसकी अथॉरिटी नहीं है तुम्हें। दूसरी चीज क्या हुई कि यहाँ पर कहा कि उसके ऊपर तुमने कानूनी कार्रवाई की, उसे दोषी भी घोषित किया, प्लस जेल में भी डाल दिया, कितनों को फांसी भी दे दिया। तो ये सारी चीज़ों की अथॉरिटी कहाँ से है? और इस चीज़ से अलकायदा बहुत चिढ़ा हुआ था, ओसामा बिन लादेन बहुत चिढ़ा हुआ था, क्योंकि अलकायदा और उसके अलाइज के बहुत सारे लड़ाके इस तरह से गिरफ्तार हुए, इस तरह से जेल गए और मारे भी गए फांसी के द्वारा। तो इन सब चीज़ों से ओसामा बिन लादेन बहुत ही खफा था, और इसी सब चीज़ों को लेकर उसने टाइम एंड अगेन यूनाइटेड स्टेट्स पे अटैक किया, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारा अलग अलग जगहों पे। और ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ मिडिल ईस्ट या इस्लामिक वर्ल्ड में ही इसकी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड थी, जैसा कि हम जानते हैं ये ग्लोबली एक्टिव था। और उसी के कारण यहाँ पर जो टिपिंग पॉइंट है वो 11 सितंबर 2001 को पहुंच गया, जबकि दोनों टावर जो WTC के थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, इसने इसे प्लेन के थ्रू गिरा दिए। तो ये टिपिंग पॉइंट था, हाइट्स पे हो गया, इसके बाद पानी सर से ऊपर चला गया और अफगानिस्तान पे हमला हो गया, और इस तरह से वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स इन्वॉल्व हो गई अफगानिस्तान वार में। लेकिन यहाँ पे अफगानिस्तान में जब इन्वॉल्व हुई तो जैसे ही ये पता चला कि भाई अब हमारा समय आ गया, तो ओसामा बिन लादेन वहां से भाग गया और अपने अरेस्ट को और बाकी चीजों को इवेड करता रहा 2 मई 2011 तक, जब ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया अबूटाबाद पाकिस्तान में। सेफ हेवन कहाँ था? हमारे प्यारे पड़ोसी अबूटाबाद पाकिस्तान में। और यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि ये लोग इसको ढूंढ रहे थे और आसानी से मिल गया। यहाँ पर FBI ने $25 मिलियन का इनाम रखा था ओसामा बिन लादेन पे, और बहुत ट्रैक करते हुए, बहुत कुछ करते हुए बड़ी मुश्किल से ये मिल पाया था, और तब जाकर कोवर्ट ऑपरेशन हुआ यूएस नेवी सील्स का, जो कि सबसे एलिट फोर्सेस है यूनाइटेड स्टेट्स की, और इन्होंने उसे मार गिराया वहां पर। और ऐसा नहीं है कि इसने मार दिया गया ओसामा बिन लादेन को तो अलकायदा ख़त्म हो गई या उनकी ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो गई, या अफगानिस्तान पे अटैक के बाद तालिबान ख़त्म हो गया। देखिए, तालिबान की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है कि जहाँ पर उन्हें लगता है कि हम इससे पार नहीं पाएंगे, हम इससे लड़ नहीं सकते हैं, उस परिस्थिति में वो लोग चुपचाप छिप जाते हैं, शांत बैठ जाते हैं कि ना कोई एक्टिविटी हम करेंगे, ना सामने नजर आएंगे, ना हम पे अटैक होगा, ना हम मारे जाएंगे। और यही चीज इन 20 सालों में तालिबान ने किया, और जैसे जैसे यूएस ट्रूप्स धीरे धीरे अफगानिस्तान से कम होते जा रहे हैं, उनकी एक्टिविटी बढ़ते जा रही है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर, जो इक्विलिब्रियम था, वो अब चेंज होता जा रहा है, और बैलेंस ऑफ पावर अब इनके फेवर में, तालिबान के फेवर में चला आता जा रहा है। तो इसीलिए इन्हें आसानी हो रही है कि अब हम
यहाँ पर फिर से पावर कैप्चर कर लेंगे। प्लस अगर अल-कायदा की बात करें तो अल-कायदा में भी बहुत दिन तक शांति रही, लेकिन ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद 7 साल के बाद अल जवाहिरी ने अल-कायदा की कमान संभाली है और अब वो धीरे धीरे वो भी एक्टिव होता जा रहा है। अल-कायदा ISIS के खत्म होने के बाद से अब फिर से देख रहे हैं कि अल-कायदा की एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही है, तालिबान की एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही है। और अब ये देखना है कि देखिए अफ़गानिस्तान में इंडिया की भी बहुत इन्वेस्टमेंट है। प्लस क्या है, अफ़गानिस्तान एक इम्पॉर्टेंट रीजन है साउथ एशियन स्टेबिलिटी के लिए, और अगर वहाँ पर रोग गवर्नमेंट आती है, वहाँ पर अनरेस्ट रहता है, तो इससे सिर्फ इंडिया को या यूनाइटेड स्टेट्स को या सोवियत यूनियन को या पाकिस्तान को तो फायदा ही होगा, उसका तो सोचना ही बेकार है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या नुकसान है, जो बाकी के कंट्रीज़ हैं वहाँ की क्या परिस्थितियों बदलेंगी, इन सब चीज़ों को अब आगे देखना है कि कैसे क्या होता है। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें फॉलो करें। हमारे वेबसाइट पर डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।